नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। मैं हूं गुलशन और आज हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के। और क्लास 10th में साइंस में आज जिस चैप्टर का बात करेंगे उस चैप्टर का नाम होगा उत्सर्जन। सबसे पहले जानेंगे हम लोग उत्सर्जन क्या होता है। क्योंकि उत्सर्जन क्या होता है कि हम लोग पचा हुआ भोजन या ये अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से जो बाहर करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। इसके पहले आप लोगों को बहुत सारा चैप्टर पढ़ाया गया, जैसे पोषण, शोषण और परिवहन और नियंत्रण एवं समन्वय। और ये बायोलॉजी का 5वां चैप्टर है ये चौथा चैप्टर आप लोग के लिए 5वां है ना। तो ये बायोलॉजी का 5वां चैप्टर है, किताब के हिसाब से चौथा चैप्टर है और एनसीईआरटी किताब के हिसाब से पहला चैप्टर है। तो उसका क्या वक्त के साथ साथ बदलते रहता है, बुक के साथ साथ बदलते रहता है कौन सा चैप्टर है। तो उत्सर्जन में पढ़ते क्या है, जैसे पाचन में, श्वसन में पढ़े थे क्या, सांस कैसे लेते हैं, कैसे क्या ऑक्सीजन कितना एटीपी तैयार होता है, ये वगैरह पढ़े थे। और फिर पोषण में क्या पढ़े थे, किस प्रकार से हम लोग भोजन ग्रहण करेंगे, परपोषी होंगे, स्वयंपोषी होंगे, प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं होगा, खाना कैसे खाएंगे, ये सब पढ़े थे। तो यहाँ पे पढ़ेंगे इससे कि हम जानते थे कि जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो खाना क्या एक प्रोटीन वगैरह या कार्बोहाइड्रेट वैसा ये सब रूप में आ जाता है, कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ से फिर वो क्या बन जाता है, वो ऊर्जा मिलता है। वो सारा ऊर्जा रक्त के माध्यम में परिवहन में पढ़े थे ना कि रक्त क्या चीज़ परिवहन करता है, रक्त क्या ऑक्सीजन परिवहन करता है, प्लस भोजन भी तो परिवहन करता है। और भोजन को परिवहन करते करते प्रत्येक कोशिका में क्या कर देता है, पहुँचा देता है। इसीलिए कोशिका में देख रहे तो उसका शोषण से क्या पहुँचता है, ऑक्सीजन पहुंच रहा था ना कोशिका में, और भोजन भी पहुंच रहा था किससे, पोषण से। ये दोनों जब पहुंच रहा था तो यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण हो रहा था ना। शोषण में बताए थे ना कि भोजन हमारे कोशिका में रहता है, पहले रक्त पहुंचा देता है, बाद में क्या रक्त पहुंचाता है, ऑक्सीजन। और इस ढंग से जब ये भोजन और ऑक्सीजन यानी क्या है, ऑक्सीजन क्या एक तरह का, भोजन क्या एक तरह का ईंधन है। ईंधन किसके बोलते हैं, जो जलता है उसको क्या बोलते हैं, ईंधन। जैसे क्या लकड़ी, गोईठा, पेट्रोल ये सब क्या है, ईंधन। इस तरह भोजन भी क्या है, ईंधन है। उसका ऑक्सीजन क्या है, जो जलने में मदद करता है, क्या है वो, ऑक्सीजन। हम लोग देखते हैं कोई भी क्या कहते हैं दीपक या तो मोमबत्ती जलता है, उस पर ग्लास रख देते हैं, क्या बुझ जाता है, बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। इसीलिए ऑक्सीजन रहेगा तो ही जलेगा। यानी हमारे कोशिका में क्या होता है, आग लगता है। हमारी कोशिका में क्या लगता है, आग लगता है। यानी आग लगता है मतलब जल नहीं जाएगा, ठीक है। तो मतलब कोशिका में क्या दहन होता है, और इस दहन के फलस्वरूप क्या होता है, ऊर्जा तैयार होता है ना। ऊर्जा तैयार होता है, ऊर्जा के साथ साथ और भी कुछ पदार्थ तैयार होता है जो कि उस टाइम नहीं बताया था, क्योंकि जरूरी जानना नहीं था। यानी कुछ अपशिष्ट पदार्थ तैयार होता है। अपशिष्ट पदार्थ मतलब ऐसा पदार्थ जिसका क्या है, उपयोग नहीं है। यहाँ क्या तैयार हो, ऊर्जा तैयार होगा, ऊर्जा के साथ साथ क्या तैयार होगा, अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ मतलब ऐसा पदार्थ जिसका क्या है, उपयोग नहीं है। जैसे यूरिया हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, ये सब हो सकता है। अब वो सब क्या हमारे शरीर में उपयोग नहीं है, शरीर में उपयोग नहीं, शरीर क्या कर देगा उसको बाहर। और इसी पूरे प्रोसेस को एक साथ मिला देते हैं, इसी को बोलते हैं उत्सर्जन। ये पूरा इतना ही पढ़ना इस चैप्टर में। पहले तो अपशिष्ट पदार्थ होता क्या है, बाहर निकलता कैसा है, कौन कौन अंग इसमें भाग लेते हैं बाहर निकालने में, ठीक है, ये सारा चीज में पढ़ना है। तो कुछ लाइन लिख लीजिए, जो चीज समझा है इसी को थोड़ा सा शॉर्ट में कुछ 2-4 लाइन में लिखवा देते हैं। लिखो, हमारे कोशिका में
हमारे कोशिका में हमारे कोशिका में उपापचयी क्रिया होती है। हमारे कोशिका में उपापचयी क्रिया होता है जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज तथा वसा अम्लों का ऑक्सीकरण ग्लूकोज तथा वसा अम्लों का ऑक्सीकरण एवं प्रोटीन का विखंडन होता है एवं प्रोटीन का विखंडन होता है। जिसके फलस्वरूप आगे में, हाँ इसी में आगे, जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ ऐसे जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है जो हमारे लिए अनावश्यक है, जो हमारे लिए अनावश्यक है यानी अनुपयोगी है, अनावश्यक है। ऐसे पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। अगला लाइन भी लिख लीजिए, स्टार्ट देके लिख लीजिए। अगला लाइन, अगला लाइन स्टार्ट देके लिख लीजिए। उत्सर्जी पदार्थ का संचय, उत्सर्जी पदार्थ का संचय उत्सर्जी पदार्थ का संचय अत्यंत उत्सर्जी पदार्थ का संचय अत्यंत हानिकारक होता है। हो गया? जैसे कि अभी जो बताया उसी को लिखवाए हम। जैसे क्या लिखवाए थे, एक आदमी को खड़ा होकर बोलिए पीछे से, क्या लिखवाए थे अभी?
क्या? थोड़ा जोर से, कौन बोल रहे हैं? सुनो इधर से बोलो कोई। बोलो। तुम भी धीरे ही बोल रहा है। लो अभी जो लिखवा दिखाओ। तो हमारे शरीर में क्या होता है? उपाचयिक क्रिया। उपाचयिक क्रिया किसे कहते हैं? उपाचयिक क्रिया किसे कहते हैं? ऐसा क्रिया या तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया, एक्चुअली क्रिया नहीं है, अभिक्रिया है ये, ठीक है। ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन भाग लेता हो, ये समझना। ये क्लास 10th का पहला चैप्टर में पढ़ना था ना, ऑक्सीकरण अवकरण, बस उसी के लिए वो भाग है ये, ठीक है। यानी जिस जो रिएक्शन में क्या ऑक्सीजन भाग लेता हो उसे क्या बोलते हैं? तो क्या है इसमें, क्या है? भोजन के साथ कौन अभिक्रिया कर रहा है? भोजन यानी ईंधन के साथ कौन अभिक्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन ना। इसलिए कौन सा अभिक्रिया होगा या कौन सा क्रिया होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। लेकिन ये कौन सा उपाचयी बोलेंगे ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? उपाचयिक क्रिया। यानी क्या एक उपाचयिक क्रिया है जिसके फलस्वरूप क्या होता है? इसमें क्या बोले? भोजन किस किस रूप में रह सकता है? वसा के रूप में, वसा अम्ल के रूप में, और क्या कैसा? ग्लूकोज के रूप में, और साथ ही साथ क्या प्रोटीन के रूप में भी रह सकता है। और जैसे ही उसमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, टूट जाता है, क्या देता है? ऊर्जा देता है, साथ ही साथ कुछ अपशिष्ट पदार्थ देते हैं। जैसे गाड़ी चलाते हैं तो क्या चल देता है? आगे बढ़ता है, प्लस धुइयाँ भी तो देता है, तो धुइयाँ क्या हो गया? अपशिष्ट पदार्थ। इसी तरह यहाँ पे धुइयाँ नहीं दे रहा है, मतलब क्या दे रहा है? अपशिष्ट पदार्थ। यानी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या देगा वो बता देंगे। इसे बताते हैं यूरिया, अमोनिया, ये सब देता है। और ऐसे ही पदार्थ क्या बोलते हैं? अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। और अपशिष्ट पदार्थ का संचय करना क्या है? संचय अगर हो जाएगा तो क्या होगा? शरीर में क्या होगा? शरीर विषैला हो जाएगा। अत्यंत अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? विषैला, हानिकारक पदार्थ। हानिकारक पदार्थ पूरे शरीर में अगर भर जाएगा तो क्या होगा? शरीर के सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक, और यहाँ तक आदमी मर भी सकता है। चलिए ठीक है, लिखिए नेक्स्ट लाइन। लिखिए जीवों के जीवों के शरीर से उपाचयी, जीवों के शरीर से उपाचयी क्रिया के जीवों के शरीर से उपाचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। यानी उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन ऐसा क्रिया है जिसके माध्यम से क्या करते हैं? उत्सर्जन ऐसा क्रिया है जिसमें क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? शरीर से बाहर। बस ऐसा क्या उत्सर्जन एक क्रिया है।
जैसे खाना पीना सोना, ये क्या है? क्रिया है ना। हम लोग व्याकरण, हिंदी व्याकरण पढ़े थे ना। काम को, जो भी हम लोग काम करते हैं वो क्या होता है? क्रिया है। तो उससे जिसमें ना लगल रहे वो भी क्रिया से, खाना पीना सोना दौड़ना पढ़ना, है ना लगा हुआ। उत्सर्जन में भी है ना नौ लगा हुआ। तो फिर हो गया। अब देखिए क्या है कि जैसे कि उत्सर्जन जल के माध्यम से होता है। जैसे बताए थे ना कि जब दहन हो रहा था कोशिका में, बताए थे क्या कहते हैं, 3 प्रकार का श्वसन होता था ना, ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और बिना ऑक्सीजन के, यानी कि वायवीय और अवायवीय। वायवीय श्वसन में क्या बोल रहे थे? ऊर्जा तैयार होता है। ऊर्जा के साथ क्या, वायवीय श्वसन में क्या तैयार हो रहा था? ऊर्जा, साथ ही साथ H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो रहा था ना वायवीय श्वसन में। अभी क्या, ऊर्जा यानी एटीपी में इसका हमारा शरीर उपयोग कर रहा था। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा, शरीर निष्कासन कर रहा था वापस नाक के द्वारा। अब ये जल, इसका बोलते हैं हमारे शरीर में रहता है, शरीर का सबसे अधिक चीज, शरीर में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? वो जल ही। अब ये है बहुत सारा पदार्थ, ये तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। ये क्या हो गया? ये तो नाक के द्वारा बाहर आ गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद कुछ इसमें जो क्या बना, मेरा यूरिया बना, अमोनिया बना, अपशिष्ट और पदार्थ जो भी बना, वो जल के माध्यम से आगे बढ़ेगा। वो क्या होगा? जल के माध्यम। हम जानते हैं कि सबसे अधिक बहाव किस में होता है? गैस में। बहाव किस में होता है सबसे ज्यादा? गैस में। मान लो यहाँ पर अगर स्प्रे मारेंगे, एक सेंट मारेंगे, परफ्यूम मारेंगे, तो उसको वहाँ पे पहुँच जाएगा ना। और यहाँ पे थोड़ा सा अगर पानी गिरा दिए तो थोड़ा सा मुश्किल से 1 मीटर आगे बढ़ेगा। वही अगर एक ठोस चीज़ यहाँ पे रख दिए तो क्या होगा? यहीं पे रह जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं क्या, एक रसगुल्ला ही मान लो, रसगुल्ला यहाँ पे रखेंगे तो यहीं पे रह जाएगा, रस थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। अगर सेंट उसका रहेगा गैस के रूप में तो क्या होगा? पूरा रूम में सुनाई क्या कहते हैं, सुनाई पड़ेगा, मतलब सुगंध आएगा, ठीक है। यानी सुगंध क्या है? गैस है ना, तो वो पूरा फैल जा रहा है। तो रस क्या है? आसपास इलाका में फैल रहा है सिर्फ। लेकिन रसगुल्ला क्या है? जिसके आगे है बस वही खा सकता है। यानी क्या, रसगुल्ला हिल डुल रहा है क्या? यानी ठोस में क्या होता है? बहाव कम होता है। द्रव में भाव क्या होता है? ज्यादा होता है। और गैस में क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है। इसलिए इसको क्या होता है, कोई मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता, डायरेक्ट बाहर हो जाता है, क्योंकि गैस है ये, ठीक है। बाकी उत्सर्जी पदार्थ और भी जो बच जाता है क्या है? जल के साथ जल में घुल जाता है, उसके बाद क्या होता है? शरीर से बाहर होता है। इसलिए क्या है, उत्सर्जी पदार्थ में हमेशा क्या होता है? जल घुला रहता है। अब मान लो उत्सर्जी पदार्थ में जल का मात्रा बहुत ज्यादा अधिक होगा तो क्या होगा? फिर सारा जल क्या उस शरीर से बाहर हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा? हमारे शरीर में जल का अभाव हो जाएगा। इसलिए जल का संतुलन भी हमारे लिए क्या है? अत्यंत ही आवश्यक है। लिख लीजिए, शरीर में जल की शरीर में जल की शरीर में जल की मात्रा का संतुलन, शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जिस क्रिया के द्वारा होता है, जिस क्रिया के द्वारा होता है वह जल संतुलन कहलाता है। हो गया?
अब पढ़ेंगे हम लोग, अब हेडिंग डालिए उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है ये तो हम लोग जान चुके हैं, जान चुके हैं ना। ऐसा पदार्थ जो हमारे लिए क्या उपयोगी नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, शरीर से बाहर कर देते हैं, और उसी पदार्थ को क्या बोलते हैं, उत्सर्जित पदार्थ। उत्सर्जित पदार्थ क्या क्या है, अब तक हम लोग ऐसा कुछ पढ़े नहीं है, हम लोग बस एक ही जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, उत्सर्जित पदार्थ है, जो कि इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है। इसको श्वसन चैप्टर में पढ़ा ही चुके थे, बताए थे ना, ऑक्सीजन कैसे कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन होता है। तो ये हमारा शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। इसके अलावा भी क्या है, जो जंतु में है, कोई भी जंतु का सबसे मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। उसके बाद जो होता है वो क्या हो सकता है, यूरिया हो सकता है, यूरिक अम्ल हो सकता है, और फिर क्या हो सकता है, अमोनिया हो सकता है। और ये सभी क्या चीज से बना हुआ है, ये सभी बना हुआ है नाइट्रोजन से। हाँ लिखिए, उत्सर्जित पदार्थ हेडिंग डाल दिया ना, उसमें लिखिए जंतुओं के शरीर में, जंतुओं के शरीर में जंतुओं के शरीर में अनेक जंतुओं के शरीर में अनेक उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण होता है। का निर्माण होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया, और यूरिक अम्ल। इसमें से सबसे ज्यादा क्या निकलता है, लिख लीजिए इसमें एक लाइन स्टार देके, इसमें सबसे प्रमुख, अगला लाइन स्टार देके, इसमें सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड है।
हो गया। जैसे क्या बोले उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, अमोनिया, यूरिया या तो यूरिक अम्ल, ये क्या है उत्सर्जित पदार्थ। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में क्या हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़ चुके थे शोषण चैप्टर के में। अब पढ़ेंगे ये यूरिया या अमोनिया क्या होता है, किस में होता है। यूरिया जो भी जलीय जीव है, जो भी जलीय जीव है उसमें क्या होता है, अब जैसे क्या है जो भी जलीय जीव है वो क्या निकालेगा, अमोनिया। तो फिर बच क्या जाता है, स्थलीय। स्थलीय क्या निकालेगा, स्थलीय क्या निकालेगा, यूरिया। लेकिन ज्यादा विषैला कौन होता है, हम बोले थे ना कि सारा का सारा क्या जल के माध्यम से निकालता है। यानी क्या यूरिया जो निकलेगा किस माध्यम से निकलेगा, यूरिया में क्या मिला रहेगा, जल। अमोनिया जो निकलेगा उसमें क्या क्या मिला रहेगा, जल। और जलीय जीव तो जल में ही रहता ही है, ठीक है, यानी जल में भी रहता है, जल ही निकालता है और जल में ही निकालता है। समझ में आए बात, इसमें तो जल रहता है और जल में ही क्या करता है, निकालता है, इसलिए कि आसानी से ये क्या हो जाता है, निकल जाता है। लेकिन दूसरा क्या, स्थलीय जीव तो जल में तो रहता नहीं है, स्थल पे रहता है, इसलिए ये जो निकालता क्या निकालता है, यूरिया निकालता है। ये जल का मदद लेता है ताकि क्या हो, आसानी से बहाव आ जाए, आसानी से क्या एक जगह दूसरी जगह चले जाए। क्या रक्त में भी क्या हमारा जल है ना, तब ना रक्त हमारे शरीर में क्या होता है, बहते रहता है। रक्त अगर ठोस रहता तो क्या होता, दिक्कत होता फिर। उसके बाद ये क्या होता है, कम जटिल होता है। ये देखो कम जटिल, कम जटिल मतलब क्या है, ये अमोनिया क्या होता है, अमोनिया क्या है, जल में अत्यधिक घुलनशील है। ये जल में क्या है, बहुत ही आसानी से घुल जाता है। यानी क्या जलीय जीव जब भी अमोनिया अपने शरीर से बाहर निकलता है तो पानी में वो नहीं दिखता है। जलीय जीव जब भी क्या करता है, अपने शरीर से क्या निकालता है, अपशिष्ट पदार्थ निकालता है। अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या निकालता है, अमोनिया निकालता है। जैसे अमोनिया निकालता है अपना शरीर से बाहर, वो जल में क्या बहुत जल्दी घुल जाता है, कारण वो नहीं दिखता है। लेकिन यूरिया क्या है, जल में थोड़ा कम, इसके कंपेरिजन में क्या है, कम घुलनशील है। और तीसरा क्या है, ये जटिल कम होता है। अमोनिया ही क्या करता है, अमोनिया ही यूरिया का निर्माण करता है। अमोनिया ही क्या करता है, यूरिया का निर्माण करता है। जो निर्माण करेगा क्या होगा, ज़्यादा जटिल होगा ना। अब जैसे कि जानते हैं क्या, Na+Cl यानी सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलकर क्या निर्माण करता है, नमक का निर्माण करता है ना। तो नमक ज़्यादा जटिल होगा कि सोडियम जटिल होगा, क्या ज़्यादा जटिल होगा, नमक ही ना, क्योंकि दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है, उसका निर्माण हो रहा है। इसी तरह इसका निर्माण कहाँ क्या चीज़ का हो रहा है, यूरिया का। किससे हो रहा है, अमोनिया से। इससे ज़्यादा जटिल कौन होगा, यूरिया। लेकिन घुलनशील पानी में क्या होगा, ये कम होगा। इसके कंपेरिजन में घुलनशील पानी में ये घुलनशील अधिक होगा, ये जटिल अधिक होगा। उसके बाद अमोनिया क्या होता है, विषैला भी अधिक होता है। विषैला मतलब हानिकारक, क्या हानिकारक। ये विषैला भी क्या होता है, अधिक होता है। ये विषैला क्या होगा, कम होगा। इसी तरह इसको चार्ट बना जल्दी इसको लिखिए तो, ऐसे ही अमोनिया और यूरिया कुछ लिखवा रहे हैं हम, लिखवा रहे हैं हम। लिखिए अमोनिया यूरिया और बीच में एक लाइन पार दिए जल्दी से। हो गया।
नहीं नहीं, हम लिखवाएंगे, हम यहाँ से हटना नहीं है हमको। हाँ, अमोनिया और यूरिया लिखिए। अमोनिया में लिखिए, ये प्रायः जलीय जीव का उत्सर्जी पदार्थ है। ये प्रायः जलीय जीव का उत्सर्जी पदार्थ है, या तो ये प्रायः जलीय जीव में होता है। हो गया। दूसरा क्या होगा, इसमें क्या होगा, स्थलीय, यानी क्या होगा, ये स्थलीय जीव में होता है, यह प्रायः स्थलीय जीव का उत्सर्जी पदार्थ है। लिख लीजिए इसमें, ये प्रायः स्थलीय जीव का उत्सर्जी पदार्थ है। हो गया। और लिखिए तीसरा में, दूसरा नेक्स्ट लाइन लिखिए, अमोनिया में लिखिए, ये यूरिया की अपेक्षा, अमोनिया में लिखना है, ये यूरिया की अपेक्षा, ये यूरिया की अपेक्षा कम जटिल होता है। ये यूरिया की अपेक्षा कम जटिल होता है। और इसमें क्या होगा, ये अमोनिया की अपेक्षा अधिक जटिल होता है। ये क्या होगा, यूरिया में लिखना है, ये अमोनिया की अपेक्षा अधिक जटिल होता है। ये अमोनिया की अपेक्षा अधिक जटिल होता है। हो गया। उसके बाद इसमें लिखना है, ये अत्यधिक विषैला होता है। ये अत्यधिक विषैला होता है। अमोनिया में लिखना है, ये अत्यधिक विषैला होता है। ये क्या होगा, ये अत्यधिक विषैला होता है। इसमें क्या लिखना है, ये अमोनिया के तुलना में कम विषैला होता है। यूरिया में लिखना है, ये अमोनिया के तुलना में कम विषैला होता है। ये अमोनिया की तुलना में कम विषैला होता है। हो गया। अब उदाहरण क्या क्या होगा, अमोनिया, कौन कौन सा जंतु जो अमोनिया उत्सर्जन करेगा, जो भी जलीय जीव है वही ना। तो जलीय जीव क्या क्या है, लिख देना इसमें, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, जलीय जीव में जो भी होगा लिख दीजिएगा। और स्थलीय जीव में क्या होगा, जो भी स्थलीय जीव होगा, ठीक है। ऐसे स्पेशल को वर्ग पूछे कौन सा वर्ग में, तो उसमें लिखने एबीज लिख लीजिए, इसमें कम से कम लिख लीजिए एबीज, एबीज और रेप्टाइल्स, एबीज और रेप्टाइल्स, इसमें कम से कम लिख लीजिए एबीज और रेप्टाइल्स। हाँ,
इसमें सबसे नीचे में, हाँ। एबीज और रेप्टाइल्स। एबीज क्या होता है? पक्षी को क्या बोलते हैं? सारा पक्षी किस में आ जाता है? एबीज समूह में आ जाता है। अच्छा, क्लास 9th में पढ़े थे ना जैव विविधता में, उसी में तो पढ़ना था एबीज के बारे में। और रेप्टाइल्स क्या होता है? रेंगने वाला। सब क्या होता है? रेप्टाइल्स। सारा रेंगने वाला जंतु क्या निकालता है? यूरिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कुछ पूछना है क्या किसी को? ठीक है, तो हेडिंग आप डालिए, जंतुओं में उत्सर्जन। जंतुओं में उत्सर्जन। जंतुओं में उत्सर्जन। लिखिए, जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थ को, जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर, जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है। संरचना पाई जाती है जिसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। जिसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। हो गया? जंतु में क्या होता है? स्पेशल अंग होता है, उसी अंग को क्या बोलते हैं? उत्सर्जी अंग बोलते हैं। अच्छा, जिस जीव में उत्सर्जी अंग नहीं पाया जाता है वो कैसे करेगा उत्सर्जन? कुछ ना कुछ तो ऑप्शन होगा ना। जैसे हम लोग सुनते हैं ना, सांप का कान नहीं होता है। सुनते हैं ना, सांप का कान नहीं होता है, लेकिन तुम उसके पास जाओ तो क्या भाग जाता है वो? कान नहीं तो पैर का आवाज सुन क्या हो जाता है वो? फेंक में जाना कैसे? चमगादड़ को आंख नहीं होता है, फिर भी उड़ता है तो टकराता नहीं है। आखिर वो देखा कैसे? इसी प्रकार जिसके पास मुंह नहीं है वो खा भी लेता है। कौन सा ऐसा जंतु है या जीव है जिसके पास मुंह नहीं होता है? अच्छा, एक अमीबा। और दूसरा है कोई? अरे कोरोना वायरस, इसके पास मुंह वगैरह नहीं होता है। जो भी बहुत छोटा छोटा जीव है ना, उसके पास क्या आता है? मुंह नहीं होता है। जैसे बात करते हैं अमीबा का हम, तो कोई भी संरचना बना दो क्या बनता? अमीबा ही बनता है। अमीबा का चित्र इतना आसान है, कोई भी बना सकता है। अगर हम ऐसे करके ऐसे बना दिए, ये भी अमीबा हो गया, ये केंद्रक हो गया। ये वाला क्या होगा? केंद्रक। ये तो केंद्रक हो, ये क्या हो गया? कोशिका द्रव। और ये वाला क्या हो गया? कोशिका झिल्ली। ऊपर वाला भाग क्या है? कोशिका झिल्ली। ये वाला भाग क्या हो गया? कोशिका द्रव। और ये क्या हो गया? केंद्रक। और ये भी क्या है? अमीबा है। तो अमीबा का फिगर बनाना सबको आता होगा। कुछ भी बना दो क्या बनेगा?
अमीबा बनेगा। ऐसे करके ऐसे 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 कुछ भी बना दो, अमीबा। तो क्या अमीबा बना दिए? तो अमीबा में क्या है? मुंह, कान, नाक, आँख, गोल का क्या है पता नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसके पास क्या है, ये एक कोशिकीय जीव है ये। अब क्या है, अमीबा भोजन कैसे, भोजन तो करना सिखाए थे, कैसे क्या करता है पोषण चैप्टर में बताए थे, कि फिर से उसको एक बार रिपीट कर देते हैं। जैसे कि ये क्या है, अमीबा, ये क्या है इसका भोजन, ये इसका क्या है भोजन है। सबसे पहले क्या होता है, ये भोजन के नजदीक जाता है, ऐसे इसमें क्या सीलिया होता है जो कि भोजन को पकड़ता है। उसके बाद क्या है, एक ऐसा टाइम आएगा कि भोजन को अपने अंदर क्या करेगा, पूरी तरह से लेने का ये प्रयास करेगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि भोजन को अपने अंदर वो क्या करता है, ले लेता है। ये भोजन क्या है, ये अपने अंदर क्या किया, ले लिया, और भोजन को वापस पचाने के बाद फिर वो भोजन को धीरे धीरे अपने शरीर से क्या करता है, बाहर करने का प्रयास करने लगता है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है भोजन क्या हो जाता है, पच उच के क्या होता है, शरीर के बाहर चला जाता है। ये अमीबा, ये इसका क्या है, ये भोजन है। कैसा भोजन, पचा हुआ भोजन, यानी अपशिष्ट पदार्थ। ये भोजन नहीं है, अब क्या हो गया, यो गया क्या भोजन, निकला क्या अपशिष्ट पदार्थ। ये सब क्या है, अपशिष्ट पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ। यानी क्या हुआ, लेकिन इसके पास क्या है, किसी प्रकार उत्सर्जन अंग है क्या, वो चाहता तो इस पोर्शन से ना, बल्कि इस पोर्शन से भी क्या ये कार्य कर सकता था, इस पोर्शन से वो कार्य कर सकता है, इसलिए कहीं से भी कोई कार्य क्या कर सकता है। ऐसा इसके पास क्या स्पेशल अंग नहीं है। अब ये क्या करता है, विसरण के माध्यम से ये क्या करता है, उत्सर्जित पदार्थ को शरीर के बाहर, ये जो उत्सर्जित पदार्थ जो निकाला है, ये भोजन को जो निकाला है शरीर से बाहर, किस माध्यम से निकाला है, विसरण, किस विधि से निकाला है, विसरण विधि से। ये विसरण विधि क्या होता है, कोई दो चीज का मिलना क्या होता है, समझ, एक समझे उच्च घनत्व का चीज निम्न घनत्व की चीज से मिलना क्या होता है, विसरण। जैसे कि मान लेते हैं इस रूम में अगर यहाँ पे अगरबत्ती जलाते हैं, क्या होगा, अगरबत्ती जलाएंगे तो उसका सुगंध क्या यहाँ पे ज़्यादा होगा, लेकिन धीरे धीरे सुगंध क्या होगा, उस कोना में भी क्या हो जाएगा, उस और भी क्या हो, चला जाएगा ना। इसी को क्या आ रहा है, यहाँ पे सुगंध ज़्यादा है, वहाँ पे सुगंध क्या है, कम है। अब क्या दोनों का मिल जाएगा, इसलिए एक समय ऐसा आएगा कि रूम में क्या होगा, हर एक कोना में बराबर सुगंध आएगा। वो किस माध्यम से होगा, आखिर में यहाँ जो मेरा अगरबत्ती जो गैस निकल रहा है वो क्या सुगंधित गैस, वो क्या हो रहा है, किस माध्यम से पूरे शरीर में फैल जा रहा है, विसरण के माध्यम से। विसरण का मतलब ये क्या होता है, विसरण के माध्यम से फैलना या तो मिलना। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, विसरण का लिख लीजिए इसमें एक लाइन भी, अमीबा, अमीबा अमीबा का अमीबा में उत्सर्जन, अमीबा में उत्सर्जन विसरण विधि द्वारा होता है। अमीबा में उत्सर्जन विसरण विधि द्वारा होता है। हो गया। अब हेडिंग डालिए नेक्स्ट, मनुष्य में उत्सर्जन। हेडिंग डालिए मनुष्य में उत्सर्जन। मनुष्य में उत्सर्जन,
क्या लिखवाए थे? मनुष्य में उत्सर्जन, हेडिंग नहीं लिखना है, मनुष्य में उत्सर्जन। चलिए एक रफ फिगर बना लिए जल्दी से कैसे भी। हो गया? लिखिए, लिखिए, एक लाइन लिखिए तो। मनुष्य तथा समस्त, हाँ, मनुष्य तथा समस्त, मनुष्य तथा समस्त वर्टिब्रेटा, मनुष्य तथा समस्त वर्टिब्रेटा उपसंग के जंतुओं में वृक्क सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। वृक्क सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। हो गया? हाँ, तो क्या बोले थे? मनुष्य तथा जो भी क्या है, मनुष्य तथा जो भी वर्टिब्रेटा है उसका क्या मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? उसका मुख्य उत्सर्जी अंग होगा, हाँ, तो बता रहे थे मनुष्य तथा जो भी वर्टिब्रेटा जंतु है, यानी वर्टिब्रेटा जीव है, उपसंग है उसका, उसमें क्या होगा? उसमें जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वो क्या होता है? वृक्क होता है। वृक्क, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, बताते हैं क्या उसका क्या होता है? मुख्य अंग क्या होता है? वृक्क। अब ये क्या वर्टिब्रेटा क्या होता है? एक सवाल पूछा था अभी जस्ट कि वर्टिब्रेटा क्या होता है। वर्टिब्रेटा मतलब 9th क्लास में ही बताए थे। क्या होता है? ऐसा जीव जिसके पास क्या वर्टिब्रेट कॉलम पाया जाएगा, मतलब समझो से रीढ़ का हड्डी जो होता है ना, अगर मान के चलो समझ लो फिलहाल वही, जिसके पास क्या होता है? रीढ़ का हड्डी हो। जैसे क्या है, गाय के में भी होता है ना, और किस में होता है? घोड़ा में होता है ना, हाथी में होता है ना, मनुष्य में होता है ना, बाघ में होता है ना, हाँ, कुत्ता में भी होता है, और बिल्ली में भी होता है। ठीक है? मुर्गा में होता है क्या? हाँ, मुर्गा में भी होता है। चूहा में नहीं होता होगा सर। चलो ठीक है, यानी क्या होगा? यानी जो भी जीव क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है? उसमें क्या होगा? वृक्क पाया ही पाया जाएगा। अगर मुर्गा में पाया जाता होगा वृक्क, तो फिर तो इसका पीस भी चलता होगा। सोच लो हम लोग क्या क्या खा लेते हैं, मतलब हम नहीं, हम तो शाकाहारी हैं, तुम लोग अपना सोच लो। तुम लोग उत्सर्ज मुर्गा वगैरह या तो जो भी ऐसा जीव है जो जिसको भी हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, भोजन में, मांस के रूप में, उसका हम लोग क्या वृक्क वगैरह भी सब कुछ साफ, यानी क्या उत्सर्जी अंग है। इसमें क्या भरा रहता है? इसमें इससे क्या क्या चीज का निर्माण होता है? विषैला पदार्थ का, यूरिया का, अमोनिया का। चलो यार, वही अंग को ही साफ कर देते हैं। क्या? चलिए ठीक है, फिर इसको लिखते हैं।
लिखो आगे। मनुष्य उत्सर्जन, हाँ इसी में अगला लाइन, मनुष्य उत्सर्जन तंत्र में मनुष्य उत्सर्जन तंत्र में 3 अंग भाग लेते हैं। मनुष्य उत्सर्जन तंत्र में 3 अंग भाग लेते हैं। पहला अंग क्या होगा? पहला तो विकृत का तो बता ही चुके हैं, वो तो होगा ही होगा, वो तो कोई भी जंतु में होगा, जो भी वर्टिब्रेटा है क्या होगा उसमें होगा ही होगा। तो मनुष्य क्या है? वर्टिब्रेटा है ना, तो मनुष्य में तो विकृत तो होना ही होना है। इसके अलावा क्या होगा तो लिखना है मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी लिख लो ना पहला, ऐसे तो विकृत तो होगा ही होगा ना। पहला क्या है? वैसे नंबर डायरेक्ट लिखते जाओ, ठीक है। मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। हो गया? मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। क्या लिखा है उसमें? क्या क्या बोल रहा था? ब्रिक को छोड़ देना है वहां पे। हो गया? अब ये लिखिए आगे। मनुष्य के शरीर में एक जोड़ा, मनुष्य के शरीर में एक जोड़ा मनुष्य के मनुष्य के शरीर में एक जोड़ा वृक्क पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में एक जोड़ा वृक्क पाया जाता है। देखो प्रत्येक वृक्क उदर गुहा में स्थित होते हैं। प्रत्येक वृक्क उदर गुहा में स्थित होते हैं। प्रत्येक वृक्क उदर गुहा में स्थित होते हैं। हो गया? ये उदर गुहा क्या होता है? जैसे बताए थे ना, ये मनुष्य अगर है, ये जो पेट वाला भाग होगा इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? उदर गुहा। ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं? वक्ष गुहा। ठीक है, इसलिए क्या बोला थे, सबका ना स्पेशल स्पेशल क्या होता है? नाम होता है। स्पेशल एरिया का क्या होता है? नाम होता है। क्या क्या हुआ? हाँ, क्या होता है हमारे शरीर में कितना पाया जाता है? कितना वृक्क पाया जाता है? एक जोड़ा, यानी 2 पीस। ठीक है, और एक जोड़ा यानी कि 2 पीस। लिखिए दायां बायां विक्र, लिखिए बायां विक्र दाएं विक्र की अपेक्षा ऊपर स्थित होता है। दायां विक्र बायां विक्र की अपेक्षा बायां विक्र दाएं विक्र की अपेक्षा
कुछ ऊपर स्थित होता है। हो गया। आगे लिखो। ये भूरे लाल रंग का होता है। ये भूरे लाल रंग का होता है। कौन? विक्र। तो ये भूरे लाल रंग का होता है। ये भूरे लाल रंग का होता है। हो गया। और दूसरा, इसका आकार सेम के बीज के समान होता है। इसका आकार, हाँ सेम एक ही होगा, ठीक है। हाँ, इसका आकार सेम के बीज के, इसका आकार सेम के बीज के आकार की तरह होता है। इसका आकार कैसा है? वृक्क का आकार ऐसे है ना कुछ। अरे नहीं समझ में, लिख दो ना काजू। इसका आकार काजू की तरह होता है। ये तो पता है ना। ऐसे पे खाना पीना का बात चल रहा है एकदम। इसका क्या भूरे लाल रंग का होगा? क्या होगा? आकार में क्या सेम का आकार होगा, यानी नहीं समझ में आया वो लिख दो काजू का आकार का होगा। हाँ, हो गया। आगे लिखिए, इसकी लंबाई लगभग, हाँ इसी में, इसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई, इसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर के बीच होता है। 5 से 6 सेंटीमीटर के बीच होता है। लो, तथा इसकी एक और लिखो, और इसकी मोटाई, हाँ, और इसकी मोटाई 2.5 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक हो सकता है। हो गया। हो गया। यानी विक्र के बारे में क्या जान रहे थे? विक्र संख्या क्या होगा? 2 होगा, एक दायां होगा, बायां होगा। ऊपर कौन सा होगा? बायां वाला कि दायां वाला? बायां वाला। देखो मेरा भी थोड़ा सा गलती से ऊपर बन गया है ना, थोड़ा सा ऊपर, इतना ऊपर। ये वाला क्या होगा? ऊपर होगा। इसके कमजोरी क्या होगा? ये नीचे होगा। प्लस में इसका लंबाई क्या कितना होगा? लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना होगा? 5 से 6 सेंटीमीटर के बीच होगा। और इसका मोटाई क्या होगा? 2.5
5 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर तक क्या उसका मोटाई होगा। अब क्या है, इसमें दो भाग होते हैं। हम पढ़े थे ना क्या, दर्पण पढ़े थे ना, ऐसे करके दर्पण होता है ना, एक का ऐसे होता है, एक का ऐसे होता है, ठीक है। तो जिसका बाहर का क्या होता है, रंगा होता है, उसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। जिसका बाहर का रंगा उसका अवतल दर्पण, जिसका अंदर का रंगा होता है उसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। दोनों बाहर से ही रंग दिए, कंफ्यूज कर दिए। चलो उसको अंदर से रंग देते हैं, जिसका अंदर से रंगा उसको उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण होता है। इसी तरह क्या है ना, एक साइड से ना उत्तल का निर्माण होता है, एक साइड से क्या होता है, अवतल का निर्माण होता है। इधर क्या बन रहा है, इधर क्या बन, ऊंचा हुआ भाग बन रहा है ना, इधर क्या बन रहा है, उत्तल टाइप का, और इधर एक तरह साइड क्या बनेगा, अवतल बनेगा। हालांकि उसमें क्या है, एक साइड पेंट करके क्या कर सकते, पता करते हैं पेंट कोनो साइड नहीं है, ठीक है। एक साइड क्या गड्ढा होता है, एक साइड क्या होता है, ऊंचा होता है। अब ये क्या है, ये जो गड्ढा वाला भाग होता है, बीच वाला भाग, इसी में क्या जुड़ा होता है, ये बीच वाला भाग, ये क्या धंसा हुआ भाग, यानी क्या अवतल वाला भाग। ये अवतल वाला भाग में क्या जुड़ा हुआ रहता है, क्या जुड़ा हुआ, यहाँ पे दो धमनी जुड़ा होता है, साथ में क्या जुड़ा रहता है, ये मूत्रवाहिनी भी क्या होता है, इसी में जुड़ा होता है। यानी सारा चीज किस में जुड़ा होता है, कौन सा भाग में, अवतल वाला भाग में। अवतल वाला भाग में क्या जुड़ा होता है, धमनी और सिरा। अरे धमनी के बारे में बताए थे ना, धमनी क्या करता है, खून के परिवहन में क्या करता है, मदद करता है। वो खून कैसा खून रहता है, शुद्ध खून, अशुद्ध खून, शुद्ध खून। उस खून में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन वाला ये खून क्या करता है, लेके आता है। यानी शुद्ध खून क्या करता है, लेके आता है। इसमें क्या होता है, अशुद्ध खून से क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड खून जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे याद देखना है कि यहाँ पे धमनी में और सिरा और साथ में क्या है, मूत्र वाहिनी। इसमें क्या होता है, इसको एक बताते हैं। मान लीजिए इधर से क्या आया, सारा रक्त इसमें आया, धमनी के माध्यम से क्या हुआ, सारा रक्त इसमें आ गया, विक्र में आ गया। रक्त में क्या है मिला हुआ, रक्त में भी यूरिया अमोनिया मिला हुआ। इसको क्या है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है, इसको मतलब किससे, यूरिया से और अमोनिया से। इससे रक्त आया कहाँ, हमारे वृक्क में। रक्त कहाँ आया, विक्र में। और विक्र में क्या किया, सारा अमोनिया को या यूरिया को, जो भी चीज़ है उसको क्या करेगा, ये अपने अंदर ले लेगा। और ले लेगा उसके बाद क्या करेगा वो, जैसे इसके अंदर इसमें क्या आएगा, रक्त प्लस उत्सर्जित पदार्थ, रक्त प्लस उत्सर्जित पदार्थ। धमनी से क्या क्या आया, रक्त प्लस उत्सर्जित पदार्थ। ये रक्त को वापस किसके माध्यम से भेज देगा, सिरा के माध्यम से। सिरा के माध्यम से क्या रक्त को वापस भेज देगा। उसके बाद तो उत्सर्जित पदार्थ को वो कहाँ भेज देगा, मूत्र वाहिनी में। यानी इधर क्या हो जाएगा, उत्सर्जित पदार्थ इधर चला जाएगा, शुद्ध रक्त इधर चला जाएगा, यानी ये फिल्टर किया हुआ रक्त। उसके बाद अशुद्ध रक्त इधर से आ रहा था, इधर से आ रहा था। बस यही तो है इसमें। समझ में आया फिगर कैसे काम कर रहा है। इसमें आ गया मिक्सर, यानी ऐसा रक्त जिसमें क्या सब कुछ मिला हुआ है, वो इसमें आ गया, शुद्ध होकर खून वापस इधर से निकल गया रक्त, बाकी उत्सर्जित पदार्थ क्या हुआ, इधर निकल गया। इसी फंक्शन पे ये काम करता है। और इसके अंदर जो क्या होता है, इसके जैसे बताए थे ना क्या, ये जब श्वसन पढ़ाए थे तो फेफड़ा के अंदर जो कार्यात्मक इकाई होता है वो क्या होता है, फेफड़ा में श्वसन का कार्यात्मक इकाई क्या होता है, श्वसन में क्या होता है, फेफड़ा। फेफड़ा के अंदर क्या होता है, सबसे इकाई भाग एल्बुलाई। जल्दी से देख के बताओ, जल्दी से देख के बताओ। क्या, वायुकोश।
हाँ, वायु कोश। जैसे क्या है, फेफड़ा में क्या हो रहा था, 1000 की संख्या में क्या था, 2000 संख्या लाख की संख्या में क्या था, वायु कोश। उसी वही क्या कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को लेके क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भेज रहा था। इसलिए यहाँ पे जो इकाई का काम करेगा कौन करेगा, उसको बोलेंगे, यहाँ पे जो इकाई का काम करेगा उसको बोलेंगे यहाँ पे नेफ्रॉन। तो क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन। यानी एक विक्र में बहुत सारा क्या है, नेफ्रॉन पाया जाता है। अब नेफ्रॉन का क्या काम है, ये विक्र का जो काम बताया था वही काम क्या है, नेफ्रॉन का। ये क्या करता है, ये सारा ब्लड कहाँ चला जाता है, नेफ्रॉन में। बहुत सारा नेफ्रॉन है, कुछ ब्लड इस नेफ्रॉन में, कुछ दूसरा में, कुछ दूसरा में, क्या है, सारा नेफ्रॉन में क्या ब्लड फैल गया। और नेफ्रॉन क्या करेगा, उस ब्लड से क्या करेगा, जो भी उत्सर्जित पदार्थ है अपने अंदर रख लेगा। उसके बाद उसी नेफ्रॉन से क्या जुड़ा होता है, सीरा को क्या करेगा, शुद्ध रक्त आगे ट्रांसफर कर देगा। फिल्टर किया हुआ रक्त क्या करेगा, आगे ट्रांसफर कर देगा। और जो कचरा जो अपने अंदर क्या संचित करके रखा हुआ है, कौन, विक्र या नेफ्रॉन, वो क्या करेगा, आगे उससे क्या जुड़ा था, मूत्रवाहिनी भी क्या उसी से जुड़ा होता है, उससे क्या करेगा, वो आगे पास कर देगा। यानी ये सारा काम किसका है, नेफ्रॉन का। इसीलिए, और हाँ, किडनी में एक और खासियत है, बता दें, इसको क्या किडनी भी बोलते हैं, वृक्क को क्या बोलते हैं, किडनी इंग्लिश में। अब इसमें क्या होता है ना, कभी कभी एक आदमी का एक विक्र खराब भी हो गया, दूसरे विक्र से क्या होता है, काम चल जाता है। इसलिए कभी कभी देखते हैं आदमी ना एक किडनी को दान कर देता है, एक किडनी नहीं रहेगा, एक ही किडनी रहेगा, क्या होगा, काम हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन दोनों रहता क्या हो जाता, आसान होता है। हाँ, किडनी का एक और बात है, खास बात है, किडनी में अगर चोट लग जाता है, कट जाता है, तो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, ठीक भी हो जाता है। जैसे मान लेते हैं किसी को क्या लगा, कोई मार दिया, ठीक है, मान ले किसी को कोई चाकू मार दिया पेट में, और पेट में चाकू मारा तो वो चाकू कहाँ घुस गया, किडनी में घुस गया। चाकू क्या किडनी में घुस गया, जल्दी से डॉक्टर के पास जाएगा, क्या करेगा, किडनी का ठीक ठाक कर देगा, हो जाएगा। तो मान लो हृदय में मार दिया तो क्या होगा, कहानी खत्म, ठीक है। इसलिए ये सब क्या होता है, बहुत जल्दी ठीक होने वाला अंग है। वृक्क वगैरह या किडनी वगैरह क्या है, किडनी क्या है, बहुत जल्दी ठीक होने वाला अंग है। लेकिन वही कुछ अंग क्या है, एक बार खराब हुआ, खेल खत्म। जब से जन्म हुआ तब से लेकर आज तक सोच लो, हृदय धड़क ही रहा है, न 1 मिनट आराम, न 1 सेकेंड आराम। लेकिन ये विक्र क्या होता है, आराम भी करता होगा थोड़ा बहुत। हाँ, तो इसमें एक लाइन और लिख लीजिए, तो नेफ्रॉन विक्र का, नेफ्रॉन विक्र का रचनात्मक एवं नेफ्रॉन विक्र का, नेफ्रॉन विक्र का रचनात्मक एवं क्रियात्मक, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। हो गया, आगे लिख लो, क्या लिखवाए थे, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। लिख लो, प्रत्येक विक्र में, प्रत्येक विक्र में, हाँ, प्रत्येक विक्र में लगभग प्रत्येक विक्र में लगभग प्रत्येक विक्र में लगभग 10,000, सॉरी 10,000 नहीं, 10 लाख
नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन 10 लाख, 10,000 से नहीं बोले, 10 सीधे सीधे बोले 10 लाख, 10 लाख नेफ्रॉन क्या होता है, पाए जाते हैं। यानी एक वृक्क में कितना पाया जाता है, 10 लाख। वृक्क होता कितना है, 2। यानी एक शरीर में, एक मनुष्य में कितना नेफ्रॉन हो सकता है, लगभग 20 लाख क्या है, नेफ्रॉन है। और नेफ्रॉन ही क्या है, क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, किसका, उत्सर्जन का, या तो इसका क्या, विक्र का। विक्र क्या है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है किसका, उत्सर्जन का। बाकी उत्सर्जन में और भी जो अंग है क्या क्या है, वो मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रवार। उसके बाद हम लोग जो उत्सर्जित पदार्थ निकालते हैं, या मनुष्य क्या कहते हैं, कोई भी जीव जो मनुष्य उत्सर्जित पदार्थ निकालता है किस रूप में, अमोनिया या तो यूरिया। अमोनिया कौन निकालता है, जलीय जीव, और यूरिया स्थलीय जीव। उसके बाद अमोनिया क्या होता है, अमोनिया क्या थोड़ा कम जटिल होता है, और यूरिया क्या होता है, ज़्यादा जटिल होता है। और यूरिया क्या होता है, अमोनिया से ही बनता है। जब उसके बाद फिर क्या है, यूरिया क्या होता है, जल में घुलनशील है। अमोनिया क्या है, घुलनशील, ये भी जल में, लेकिन उसके अपेक्षा क्या है, कम घुलनशील है। तो बस ये आज हम लोग शॉर्ट समरी में इतना ही पढ़ाए थे, उसको एक शॉर्ट रिवीजन कर दिए। और आज का क्लास यहीं पे समाप्त रखते हैं, और बाकी वीडियो भी देखते रहिए। क्लास का वीडियो अपलोड होते रहेगा यूट्यूब पे, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल।